हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 25 दिसंबर। और आज हम सभी 25 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार साथियों, मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बात का पहला जो जैप बिटुमेन राजमार्ग है, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पर किया है। तो हमारे साथ सड़क परिवहन जो राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम नितिन गडकरी साहब, इन्होंने भी नागपुर के मानसर में बात के पहले जैप बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिवस से संबंधित पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस है, यह हर साल श्री रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पश्चिम भारत स्लैम 2024 में अपना 9वां भी पीएसए चैलेंजर का जो खिताब है, ये किसने जीता था? तो भारत की 21 खिलाड़ी नामांकन का अनाहत सिंह। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी किसे एआई पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया था? तो श्री राम कृष्णन को। पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको पुस्तक से संबंधित पढ़ाया था कि द अनइल्डिंग जज नामक जो पुस्तक है, इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। और ये साथी जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो गौरी ग्रोवर के द्वारा। भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2030 जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन आवरण है 2021 के बाद से कितना बढ़ा है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर। महिला क्रिकेट में भी एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का जो नया रिकॉर्ड है, ये अब किसके नाम हो चुका है? तो स्मृति मंदाना के। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मैंने आपको नए अध्यक्ष बताए थे, ये 20 राम सुब्रमण्यम बने थे। दिसंबर में अभी श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों फिल्म निर्माता थे। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बारे में बताया था मैंने आपको, ये भी कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। और 11वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अम्बेडकर स्कॉलरशिप जो योजना है, इसकी शुरुआत अभी कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब बढ़ते हम साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो पहला क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो ऑल इंडिया लिमिटेड है, इसके भी नए जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये अभी कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं अभिजीत मजूमदार। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है अभिजीत मजूमदार, जो कि भी ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन चुके हैं। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने रूपम बरुआ का स्थान लिया है। अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ जो स्थापना है 18 फरवरी 1959 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे कि तो ये नोएडा के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका डॉक्टर रंजीत रथ। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है कभी पहली फोर एवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो ताज है, ये भी किसे पहनाया गया है? ये पहनाया गया भी अदिति पटेल को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो अदिति पटेल है, ये गुजरात के महसाणा की रहने वाली है। और अभी इनको पहली फोर एवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथियों आपको जो बाकी के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसी न किसी प्रतियोगिता की विजेता बनी है। जैसे कि मैंने आपको अभी ललिता चेरू कुमुदिनी का नाम बताया था, ये भी मिस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 बनी थी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 के बारे में बताया था मैंने आपको, ये भी रेचल गुप्ता बनी थी। मिस इंडिया 2024 अभी कौन बनी थी? तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल। और अभी 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का बताया था मैंने, ये डेनमार्क की विक्टोरिया केजर बनी थी। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का आपका जो तीसरा प्रश्न है, ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो किसान दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
तो हर साल जो नेशनल फार्मर्स डे है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर 23 दिसंबर को भारत के जो पांचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनकी जयंती थी। और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हर साल किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसके विषय क्या रहने वाला है? तो स्थायी नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। और याद करिए साथियों, उनको चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया था कि इनको 2024 में अभी मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं हम लोग चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो इनका जो जन्म है ये 1902 के अंदर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में। और इन्होंने 1979 से लेकर 80 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। जबकि साथ ही इन्होंने 1950 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को भी क्या है कि लागू किया था। अब एक बार हम लोग दिसंबर महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैंने आपको 1 दिसंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। इसके बाद मैंने आपको 2 दिसंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में। और ये साथ जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये 2 और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश का जो भोपाल है यहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जिसमें साथ ही एक खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था। और इस गैस का नाम कई बार पूछा गया, याद रखेंगे, मीथेन आइसोसाइनेट। और इसी गैस के रिसाव के कारण यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 3 दिसंबर को मैंने आपको विश्व दिव्यांग दिवस के बारे में बताया था। 4 दिसंबर को पढ़ाया था भारतीय नौसेना दिवस के बारे में। 5 दिसंबर को मैंने इस बार आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व मृदा दिवस। फिर सीधा मैंने आपको 9 दिसंबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को हर साल आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर मैंने आपको सीधा 14 दिसंबर को पढ़ाया था विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। फिर मैंने आपको 18 दिसंबर को पढ़ाया था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसके बाद साथ ही मैंने आपको 21 दिसंबर को एक दिवस और बताया था जो कि पहली बार मनाया गया है। और इसका क्या नाम है? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस। और अभी मैंने आपको 22 दिसंबर को पढ़ा है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन करा दी है। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने था और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 20 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना को युद्धपोत 12,707 सूरत और यार्ड 12,651 जो नीलगिरी है, ये किस दो परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को भी दिए गए हैं? तो इसमें साथ जो पहला युद्धपोत है इसका नाम है 12,707 सूरत, ये प्रोजेक्ट 15B। जबकि जो दूसरा युद्धपोत है 12,651 नीलगिरी, ये प्रोजेक्ट 70A के तहत भारतीय नौसेना को दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। तो पहले हम लोग बात कर लेते साथियों प्रोजेक्ट वी के बारे में। तो प्रोजेक्ट वी के तहत जो 12,707 सूरत है ये चौथा जहाज है जिसको अभी भारतीय नौसेना को दिया है। और इससे पहले साथियों बाकी के 3 कौन कौन से हैं? तो पहला था विशाखापट्टनम, दूसरा था मोरमुगांव और तीसरा था इम्फाल। अब बात करते हम लोग प्रोजेक्ट 70A के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट 70A के तहत 12,651 जो नीलगिरी है ये 7वां जहाज में से पहला जहाज है। और इन दोनों जहाजों का दोस्तों निर्माण किसने किया है? तो इन दोनों जहाजों का जो निर्माण है ये स्वदेशी रूप से जो मझगांव ट्रस्ट शिपबिल्डर लिमिटेड है जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में, इसी के द्वारा इनका निर्माण किया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो 5वां क्वेश्चन है ये रैंकिंग से संबंधित है। और इसी रैंकिंग के माध्यम से 2024 के अंदर साथियों में आपको जितनी भी रैंकिंग पढ़ाएंगे वो सारी की सारी रैंकिंग आज रिवीजन भी कराने वाला हूँ। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अभी नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है ये भी क्या रही है? तो अभी जो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स है 2024, इसमें भारत की जो रैंक है ये इस बार 49 रही है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और पिछले बार की दोस्तों अगर तुलना में देखें तो भारत ने 11 स्थान में सुधार किया है। पिछली बार भारत में इसकी जो रैंक थी ये 60 थी, लेकिन इस बार 2024 में नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर है। और बढ़े हुए स्कोर की बात करें तो पिछली बार भारत का साथ जो समग्र स्कोर था 2023 में ये 49.93 था, जो कि अब सुधार का कितना हो गया है? तो 13.63। और इस रैंकिंग में
देश की प्रगति का जो श्रेय है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड में नवाचार को दिया गया है। अब हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में यदि आप लोग इसे पहले स्थान पर पूछे तो याद रखेंगे ये अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है तो सिंगापुर, और तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। अब हम लोग 2024 की सारे इंडेक्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी साथियों मैं आपको रिसेंटली पढ़ाई है 2 दिन पहले ही, याद करिए मैंने को पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में बताया था। इसमें बात की जो रैंक है 39 रही है। और इसी के साथ ये और याद रखिएगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसमें भी भारत 39वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बताया था 2025 जारी की गई थी, और इसमें भारत की रैंक क्या थी तो 10वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछे तो भारत इसमें 105वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पूछे तो भारत की इसमें रैंक 129 है। इसके बाद मैंने आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 रैंकिंग पढ़ाई थी, जो कि साथ ही 2 रैंकिंग जारी करता है। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको आप लोग मानव विकास सूचकांक भी बोलते हैं, और दूसरी ये जारी करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसे बोलते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत ने 1 रैंक सुधार किया था और भारत आ गया था इसमें 134वें स्थान पर। और जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक थी 108। फिर मैंने आपको वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बताया था 2024 वाली, इसमें भारत की रैंक 42 थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूछे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंक 159 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक याद रखिएगा ये 84 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछे तो इसमें भारत की रैंक 126। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है तो 10वीं। सतत व्यापार सूचकांक में बात करें तो भारत 30वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में पूछे यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, तो इसमें भारत 116वें स्थान पर। जेनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर है। और अभी पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी की गई थी, जिसमें भारत 176वें स्थान पर था। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पूछे तो भारत इसमें 79वें स्थान पर। आई होप साथियों को 2024 की सारी इंडेक्सेस क्लियर होंगी। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी फरवरी 2025 में गर्भाशय गरीब के कैंसर से निपटने के लिए ऐसा कौन सा देश है जो कि HPV टीकाकरण अभियान को शुरू करने वाला है। तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश है जो कि अभी फरवरी 2025 में गर्भाशय गरीब के कैंसर से निपटने के लिए HPV टीकाकरण अभियान को शुरू करेगा, तो ये नेपाल है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस अभियान का साथियों उद्देश्य क्या है तो 10 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियों हैं इनमें मानव पेपिलोमा वायरस के खिलाफ टीके को लगाना है, जो कि गर्भाशय गरीब के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, ये साथियों जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद करिए मैंने अभी आपको रूस के बारे में बताया था कि ये 2025 में एक मुफ्त mRNA कैंसर की वैक्सीन को लॉन्च करेगा। भारत के भी वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की थी। अभी WHO के द्वारा जो केप वर्ल्ड है और अल सल्वाडोर, इनको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। WHO ने भी भारत को ट्रैकोमा रोग मुक्त देश घोषित किया था। और जॉर्डन को भी WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश भी घोषित किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा और एक बार आप लोग PDF के माध्यम से इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का साथ जो ग्रुप लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी गणतंत्र दिवस 2025 की झांकियों के लिए चुनी गई जो थीम है यह क्या है। तो दी के साथ जो गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नई दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ है यहीं पर अपना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकियों के बारे में भी चुना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी इसकी थीम लॉन्च कर दी गई है। याद रखेंगे इसकी जो थीम है ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली वन लाइनर क्वेश्चन है, इतना ही पूछेगा आप लोगों से। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है और ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। कभी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो नया मुख्य न्यायाधीश है
ये अभी किसने नियुक्त कर दिया है? नाम है साथियों इनका GS संधावालिया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों GS संधावालिया है, इनको भी 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 30वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और क्योंकि साथियों 18 अक्टूबर 2024 को जस्टिस जो राजीव सगदर थे, ये सेवानिवृत्त हो गए थे और तभी से ये पद खाली पड़ा था। और इसी के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, नाम है इनका नरेंद्र जी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन साथियों अभी आरपीएफ एसआईएफ का जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा जा चुका है कि भी भारत के जो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कौन बने हैं। तो याद रखेंगे संजीव खन्ना साहब, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर बने थे। अब आज का आप लोग नौवां प्रश्न देखिए। आज का आपका जो नौवां प्रश्न है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी भोपाल में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल है ये भी किसने जीता है? ये जीता साथियों साहू तुषार माने ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो साहू तुषार माने हैं, इन्होंने भी 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सीनियर स्तर पर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के जो पूर्व विश्व चैंपियनशिप है, जिनका रुद्राज बाला साहेब पाटिल, इन्होंने जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का आपका जो 10वां क्वेश्चन है ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन की जो बैठक है ये किस देश में आयोजित की गई है? ये जो साथी बैठक है ये भी इजिप्ट के अंदर आयोजित की गई है, यानी कि मिस्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और बात करते हुए D8 आर्थिक सहयोग संगठन के बारे में, तो इसमें साथियों 8 देश शामिल हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें मिस्र, दूसरा इसमें बांग्लादेश, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा इसमें मलेशिया, पांचवा इसमें नाइजीरिया, छठवा है ईरान, सातवां इसमें पाकिस्तान और आठवां है तुर्की। ये 8 देशों का एक समूह है। और इसकी स्थापना पूछी आप लोगों से तो जून 1997 के अंदर हुई थी, जबकि साथ इसका मुख्यालय का है तो तुर्की के इस्तांबुल में। अब एक बार हम लोग आगामी शिखर सम्मेलन के बारे में और पढ़ लेते हैं जो कि अभी आयोजित किए गए हैं। याद करिए, मैंने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के बारे में बताया था आपको। यह भी उत्तराखंड के देहरादून के अंदर आयोजित किया गया था। विश्व समुद्री सम्मेलन के बारे में बताया था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। और अभी 13वां राष्ट्रीय जो 20 सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर। अब ये आज का आपका साथियों क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि वो जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी 105वां जो पूर्ण सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।